आता ओके, क्लियर है। ओके तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसमें अगर और मॉडिफाई किया इस क्वेश्चन में, अगर समझो मैंने बॉल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट किया वर्टिकल वॉल पे, तो फिर हमारा रिजल्ट कुछ अलग आएगा। अब यहाँ पे मैं एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, वॉल सेम है और ये रहा वॉल का नॉर्मल, यानी उसकी वॉल के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ऑलवेज नॉर्मल कहलाता है। जैसे ये एक वर्टिकल वॉल है और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया। अब करना क्या है कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ इस डायरेक्शन से, तो बॉल क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे वापस आएगा दूसरे डायरेक्शन में। ओके, तो ये समझो बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, एम मास का बॉल है और इसकी स्पीड समझो यहाँ पे यू है, यानी कि इसकी वेलोसिटी यू है यहाँ पे। तो और ये नॉर्मल से ये नॉर्मल से समझो थीटा एंगल बनाता है। ओके, तो अगर ये नॉर्मल से थीटा एंगल बनाता है तो क्या होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में भी इसका एंगल सेम ही बनेगा, क्योंकि ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस एंगल से इंसिडेंट करता है उसी एंगल से उसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके तो ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आएगा बॉल, जिसकी मास है कितनी, m। और समझो कि रिफ्लेक्शन के बाद भी इसका स्पीड यानी इसका वेलोसिटी उतना ही है u, है ना। ये कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए मैंने दोनों को सेम लिया है यहाँ पे। एक्चुअली हम लोग इसको चेंज भी करके लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद वो चेंज हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों को सेम लिया, कैलकुलेशन इजी होगा उससे। ओके अब ये समझो कि यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम है वो इनिशियल है और ये फाइनल मोमेंटम है। तो लेट सपोज कि इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे जिस मोमेंटम से वॉल को हिट करेगा एट एन एंगल थीटा, वो समझो मैंने उसको ले लिया कितना, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे लेता हूँ। तो समझो इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियल मोमेंटम उसको मैंने रिप्रेजेंट करता हूँ पी आई से, और एक दूसरा लेंगे फाइनल मोमेंटम हिट के बाद, तो ये होगा फाइनल मोमेंटम। और ये जो फाइनल मोमेंटम है समझो हमने इसके लिए पी एफ, एफ फॉर फाइनल मोमेंटम। तो डेल्टा पी ऑलवेज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलराइट, लेकिन पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा इनिशियल मोमेंटम है कितना। तो एक्चुअल में जब ये ऐसे जाएगा हिट करने के लिए तो इसका एंगल कितना है, थीटा। तो इस मोमेंटम को मुझे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा नॉर्मल पे। तो जब मैं इसको नॉर्मल पे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पी आई कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा पे है। तो जब मैं इसको इसको ना मैं इधर से रिफ्लेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर ये समझो मैंने इसको इधर ट्विस्ट किया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का भी मैं अपोजिट इधर ट्विस्ट कर लेता हूँ। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो यहाँ अपोजिट एंगल थीटा होगा, है ना। ये यहाँ पे पी आई है, तो पी आई क्या है, थीटा से प्रोजेक्ट होके यहाँ पे हो जाएगा पी आई कॉस थीटा। ओके, और रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस आता है इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन के बाद
बाद ये हो गया पी लॉन्ग, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा पी एफ कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा दोनों में आएगा और एंगल भी दोनों सेम होगा। ठीक है, ओके। अब ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये समझो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो ये कौन सा होगा एक्सिस, ये होगा निगेटिव एक्स एक्सिस। ऑलराइट, ये हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस और ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है? चलो, तो मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग मोमेंटम का मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि इसको मॉड में यहाँ पे डालेंगे तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, तो इसको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे मोमेंटम का मॉड ले लिया, तो अब मैं इन सब का मैग्नीट्यूड लूंगा। तो फाइनल कितना है हमारे पास, फाइनल ये रहा, और फाइनल निगेटिव होगा क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे। सो दिस वन इज माइनस पी एफ कॉस थीटा माइनस पी आई, और पी आई हमारा कितना है, पी आई कॉस थीटा मैग्नीट्यूड के टर्म। ओके, हाउ मच बी पी एफ, सो पी एफ इज मास इंटू इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड u, एरो निकालेंगे वहां से cos थीटा, सो mu cos थीटा माइनस टोटली मैग्नीट्यूड mv इनिशियल u का मैग्नीट्यूड लिया, cos थीटा यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, mu cos थीटा, और यहाँ भी mu cos थीटा दिख रहा है, और ये दोनों सेम है इन मैग्नीट्यूड, सो दिस वन इज माइनस 2 टाइम्स mu cos थीटा। तो यहाँ भी मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो टू टाइम्स है इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu cos थीटा इज योर इनिशियल मोमेंटम। दैट मीन्स कि जो मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल रहा है वो 2 टाइम्स मिल रहा है इनिशियल मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के। और ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन, कि ये जो मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑलराइट, सो दिस वन इज द वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, लेट मी ब्रीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया ही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। यानी कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो चाहेगा कि दैट वुड बी कंटिन्यूड इन मोशन, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं पहले बता देता हूँ कि एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे आप मान लो कि कोई स्टोन है, लोड स्टोन है, और वो किसी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, तो लोड स्टोन क्या होता है, रिमेन वहीं पे रहता है, जबकि मैं अपने फुट से उसको हिट करके कहीं दूसरी जगह पे प्लेस ना कर दूँ, तब तक वो वहीं पड़ा रहता है। उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है, ड्राई आइस के बारे में सुना होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ड्राई आइस क्या होता है, ये एक सॉलिड फॉर्म में एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर कोई समझो कोई बाउल है ग्लास का, और उसको अंदर से पूरा इवैक्यूएट कर दिया और उसके अंदर एक ड्राई आइस डाल के उसको हम लोगों ने मोशन में डाल दिया, यानी कि उसको मूव कर दिया, तो दैट वुड बी ऑलवेज मूविंग इनसाइड दैट बॉल। ओके, और दैट
तो मैंने अभी अभी बताया था कि एक लोड स्टोन है और वो लोड स्टोन तो मैंने अभी अभी बताया था कि एक लोड स्टोन है और वो लोड स्टोन जो है रोड के किनारे पड़ा हुआ है, तो वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। अब अगर उसको डिस्प्लेस करना है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए मुझे हिट करना पड़ेगा अपने फुट से, और अगर मैं फुट से कोई फोर्स लगाता हूँ उस लोड स्टोन पे, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स that represent the law of inertia. Okay. तो मैं एक लॉ ऑफ इनर्शिया का एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूँ जो ऑलवेज काम में आएगा। सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? इट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। तो पहले टर्म की मैं बात करूंगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हेन अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या बताएं कि अ बॉडी इज वांट टू बी कंटिन्यूस in a state of rest unless an external force is applied to change its position from rest to motion। ठीक है। तो क्या करेंगे, a body want to be, a body want to be remain at rest unless an external force is applied to change its state from rest to motion। और अगर इसकी एक एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल क्या होगा इसका, a load stone in the side of road be remain at there unless it is kicked by someone। ओके। तो यहाँ से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक लोड स्टोन जो रोड के साइड में पड़ा होता है वो हमेशा वही होता है जब तक कि उसको किक ना किया जाए किसी के द्वारा। तो ये किकिंग क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। करेक्ट। सो दिस वन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, कंडीशन देखेंगे इनर्शिया ऑफ
मोशन का। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, वो मैं देख लेता हूँ। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में a body want to be remain at motion unless an external force is applied to change its state from motion to rest. ओके तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है रेस्ट टू मोशन, और यहाँ पे मोशन टू रेस्ट। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए फिर से मुझे क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अब अगर मैं इसकी एक एग्जांपल की बात करूंगा तो एग्जांपल क्या होगा, ड्राई आइस। ओके, सॉलिड ड्राई आइस, सॉलिड ही होते हैं। सो द एग्जांपल इज टू stop the motion of a solid dry ice that moving in an evacuated glass ball। ओके तो देखो यहाँ पे क्या दिखता है कि ड्राई आइस का जो मोशन होता है इवैक्यूएटेड ग्लास बॉल के अंदर वो कांस्टेंट होते हैं एंड दैट वुड बी रिमेन मूविंग होता है ना। तो उसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा क्या होगा, ड्राई आइस स्टॉप हो जाएगा, यानी उसका मोशन बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ एन inertia of motion and this one is your न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ की। ठीक है, okay then Newton's second law। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम का के चेंज का अगर रेट लेता हूँ, जैसे अभी अभी मैंने दो क्वेश्चन डिराइव किया था चेंज इन मोमेंटम, अगर उसी को मैं रेट में डाल दूंगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के।
एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum is directly proportional to external applied force. ओके, सो अकॉर्डिंगली मुझे क्या लेना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि ये जो लीनियर मोमेंटम का चेंज है इसका रेट लेना है। सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, सो एफ ई एक्स टी। ओके, ये है ना। देयरफॉर यहाँ से मैं क्या करूँगा, सो एफ एक्सटर्नल is directly proportional to the rate of change of linear momentum. ओके, जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल आएगा, और ये जो एफ एक्सटर्नल होगा ये इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, अब ये के अब मैं यहाँ पे इसको पहले एक इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये जो k की वैल्यू जो है वो 1 होती है। सो k इज इक्वल टू 1 फॉर बोथ सी जी एस एंड एसआई सिस्टम, यानी कि दोनों सिस्टम में k की वैल्यू हमेशा 1 लेनी है। देयरफॉर ये जो इक्वेशन है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 से ये जो फोर्स है एक्सटर्नल, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, अभी मैं इसको और मॉडिफाई करता हूँ, एफ एक्सटर्नल को, डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी इज एम एंड डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी, ओके, एंड देन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ऑलराइट, m is there, so f external हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, मास, एंड डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज एक्सेलरेशन। तो ये देखो हमें यहाँ से फोर्स मिल गया कि सेकेंड लॉ भी क्या बताता है, सेकेंड लॉ भी फोर्स वही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से लेसन क्या मिल रहा है कि सेकेंड लॉ भी, फर्स्ट लॉ तो फोर्स को बता ही रहा है, सेकेंड लॉ भी फोर्स को ही बताता है कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, और ये जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन होता है, NEWTON, और इन शॉर्ट कैपिटल N, ऑन द ऑनर ऑफ आइजैक न्यूटन। ऑलराइट, अगले क्लास में यानी कल वाली क्लास में हम लोग करेंगे थर्ड लॉ को डेराइव करेंगे और भी उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे। ठीक है, ओके, ऑलराइट।